हेलो, गुड आफ्टरनून गाइस। तो पहला क्वेश्चन जो आज प्रॉब्लम द डे में है जीएफजी में, वो है कि लेफ्ट साइड में मैट्रिक्स को के टाइम्स रोटेट करना है। कहने का मतलब ये है, जैसे कि 1 2 3 है, 4 5 6 7 8 9, ये हम लोग का गिवन मैट्रिक्स है। तो इसको अगर k इक्वल टू 2 हो, उसका मतलब हम लोग को इसको बाई 2 लेफ्ट साइड में रोटेट करना है। जैसे कि 1 2 3 है, तो एक बार रोटेट करने से क्या होगा, 3 यहाँ आ जाएगा और 2 यहाँ आ जाएगा और 1 जाएगा उल्टा, मतलब यहाँ पे ऐसे रोटेट होके यहाँ आ जाएगा तो 2 3 1, तो और एक बार रोटेट करने से ये आ जाएगा 3 1 2। तो ये क्वेश्चन का मतलब है, ठीक है। तो रोटेट मतलब एलिमेंट्स को एक एक साइड उसके रो में लेफ्ट की तरफ पुश करना है के टाइम्स, इसका मतलब यही है। ओके, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ n स्टार m और एक्सपेक्टेड ऑक्सिलरी स्पेस ऑफ n स्टार m। इसका मतलब ये है कि हम लोग को दो फॉर लूप में काम खत्म करना पड़ेगा और हम लोग एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं कर पा रहे, यूज़ नहीं करेंगे। हम लोग एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ कर सकते हैं, पर इसको एफिशिएंट बनाने के लिए और आपका इंटरव्यू क्रैक करने के लिए, क्योंकि बाद में पूछेगा इंटरव्यूअर कि बिना स्पेस का कर सकते हो क्या, तो हम लोग बिना स्पेस का करेंगे। एंड ये k का वैल्यू इतना दिया हुआ है और मैट्रिक्स का वैल्यू ये दिया हुआ है। ओके, सो हम लोग आते हैं कोड पे। तो मैंने ये ऑलरेडी कोड करके रखा है क्योंकि छोटा सा कोड था, तो मैंने सोचा करके रख देता हूँ। हाँ, तो पहला चीज़ है कि k लेस देन इक्वल टू 1000, मतलब 10,000 बोल रहा है हम लोग को। k लेस देन इक्वल टू मतलब कॉलम का साइज नहीं बोल रहा है ना। तो हो सकता है कि कॉलम से ज़्यादा हो जाए, तो उस टाइम में हम लोग रिडंडेंट चीज़ें करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग का एक एरे है, मैं एरे ही ले रहा हूँ क्योंकि हम लोग एवरी रो में सेपरेटली करेंगे, क्योंकि लाइक हम लोग इस क्वेश्चन को ब्रेक करके ऐसे कर सकते हैं, राइट। कि ये क्वेश्चन बेसिकली हो जाता है रोटेट एरे एलिमेंट्स बाय के टाइम्स। तो ये चीज़ अगर हम लोग एवरी रो के लिए कर दें तो मैट्रिक्स के लिए हो जाएगा। दैट्स इट। तो मैंने यही किया, सारे रो के लिए ये किया। अब क्या किया मैंने वो दिखाता हूँ आपको। सपोज एरे हुआ A1 A2 A3 A4 A5 और k की वैल्यू हुआ सपोज 1000। तो क्या मैं 1000 टाइम्स रोटेट करूंगा? उसका आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि अगर मैं 5 बार रोटेट करता हूँ तो हम लोग सेम जगह पे आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, A1 चला जाएगा इधर, ओके, और फिर और एक बार रोटेट करने से, मतलब 10 बार रोटेट करने से मेरा मतलब है कि लाइक यहाँ पे कॉलम का साइज कितना दिया हुआ है। कॉलम का साइज दिया हुआ है 5, मतलब एरे का साइज 5। तो अगर मैं 5 टाइम्स रोटेट करूँ, 1 2 3 4 5, तो क्या कुछ चेंज होगा? अगर k का वैल्यू 5 हो इस एरे के लिए, तो 5 के लिए A1 जाएगा इधर एक बार, फिर यहाँ जाएगा 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, तो A1 में ही आ गया। तो अगर मैं 10 बार करूँ तो क्या कुछ हो रहा है? अगर मैं 12 बार करूँ तो क्या होगा? A1 जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 बार करने के बाद A1 जाएगा A4 में। तो उससे क्या होता है ना कि हम लोग को बार बार चेक करने का ज़रूरत नहीं है। ये बेसिकली अगर मैं मॉड्यूलो जो रिमाइंडर निकलेगा कॉलम के साइज के साथ k का वैल्यू निकालने के लिए, तो उतना टाइम्स करने के लिए हो जाएगा, मतलब वो करने से हो जाएगा। क्योंकि एग्जाम्पल में आप लोगों ने देख लिया, क्योंकि हम लोग रिडंडेंट स्टेप्स कवर कर रहे हैं। अगर सिंपल ऐसे सोचो, अगर 10 साइज का एरे है, अगर 10 बार शिफ्ट होना है तो क्या कुछ फ़ायदा है शिफ्ट होने का? नहीं है। अगर 11 बार शिफ्ट होना है, उसका मतलब क्या हुआ? मैं बस एक बार शिफ्ट हुआ, क्योंकि जब 10 बार शिफ्ट होऊंगा तो मैं अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाऊंगा। तो एक बार शिफ्ट हुआ तो एक वो कैसे आएगा? 11 मॉड्यूलो 10। 10 क्या है? एरे का साइज। तो इसीलिए k इक्वल टू k परसेंटाइल n लिया था, ताकि मॉड्यूलो आ जाए। और n क्या है? एरे का साइज, मतलब हर एक रो का साइज। तो पहला चीज, अब आते कोड पे। तो सपोज 1 2 3 4 5 6 ये है हम लोग का एरे। ओके, तो हम लोग को करना क्या है? हम लोग को करना है
कि तीन k का वैल्यू सपोज 3 इक्वल टू 3, तो इसके लिए कैसे करेंगे? तो 6 जाएगा 1 2 3 यहाँ पे, 5 जाएगा यहाँ पे, 4 जाएगा यहाँ पे। तो कैसा हो जाएगा आप देखिए, 4 5 6 और ये तो 1 2 3, इसका आंसर ये होगा। आप वेरीफाई कर लीजिए। 4 एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप जाके यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, 5 जाके यहाँ पे हो जाएगा, 6 जाके यहाँ पे हो जाएगा, और 1 जाके एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप यहाँ पे, तो यहाँ पे। तो ये लाने का एक तरीका है, एक तो ब्रूट फोर्स से करो, दूसरा है एक एरे ले लो फिर ऐसे करते जाओ। वो बहुत ही गंदा तरीका है, उससे हम लोग का जो ऑक्सिलरी स्पेस था वो ज़्यादा हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो पूरा एरे को रिवर्स कर लेंगे, पूरा एरे को रिवर्स कर लेंगे। तो उससे क्या हो जाएगा, उससे हो जाएगा हम लोग का 6 5 4 3 2 1, ये हो जाएगा इसका खेल। अब आर बिगिन क्या होता है? आर बिगिन होता है एरे का लास्ट पॉइंटर है, मतलब बिगिन और एंड में यही अंतर है। अगर मैं आर बिगिन करूंगा तो वो एक रिवर्स आइटरेटर जैसा वर्क करता है, मतलब मैट आई डॉट आर बिगिन पॉइंट कर रहा है इस एलिमेंट को, और जब मैट आई डॉट आर बिगिन प्लस के करूंगा तो वो रिवर्स डायरेक्शन में के टाइम्स चला जाएगा। मतलब यहाँ के का वैल्यू 3 है तो ये इस 0 1 2 3, तो यहाँ तक हो जाएगा रिवर्स। तो अगर मैं यहाँ तक रिवर्स कर दूँ तो मेरा हो जाएगा 6 5 4 1 2 3, और लास्ट में है आर बिगिन प्लस के, मतलब इस एलिमेंट से, और एंड मतलब ये आर एंड, मतलब रिवर्स डायरेक्शन से एंड, आर एंड का मतलब ये होता है, और सिर्फ एंड लिखने से ये शुरुआत से एंड होता है, ठीक है। तो ये वाला लाइन के बाद मेरा पहले के 3 एलिमेंट भी रिवर्स हो जाएंगे, तो 4 5 6 1 2 3। तो अब आ गया हम लोग का आंसर। तो ये करने से आंसर आ जा रहा है। अब मुझे ये आइडिया कैसे आया? ये आइडिया ऐसे आया कि मैंने तो पहले क्या किया, एक एग्जांपल ले लिया ऐसे, फिर उसका आंसर ले लिया ऐसे। उसके बाद मैंने देखा कि ओके, तो एक ये पूरा उल्टा हो जा रहा है, मतलब 4 5 6 को मेरे को उधर लेके जाना है, फिर 1 2 3 को मेरे को उधर लेके जाना है। बेसिकली ये हो रहा है ना, 4 5 6 इधर आ गया और 1 2 3 इधर आ गया। तो मैं अगर पूरा को रिवर्स कर दूं, फिर दोनों को ऐसे ऐसे रिवर्स कर दूं, तो मेरा ये सेम चीज़ हो जाएगा। तो मैंने ये कर दिया। चलो रन करके देखते हैं, चल ही जाएगा क्योंकि मैंने चला के देखा है। हाँ, तो चल गया, सारे केसेस रन हो गए। आशा करता हूँ आपको समझ में आया सब कुछ। चलो कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।